चलो तो शुरू करते हैं। पोस्ट वाल्ड प्रोसेस किस लिए है? वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए। ठीक। हाँ अब सर। इसमें जैसे अगर शुरू हो गया ये, जैसे ड्राई एयर को पहले सॉल्यूशन में से पास किया, सॉल्यूशन में से पास करने के बाद ड्राई एयर को प्योर सॉल्वेंट में से पास किया, सॉल्वेंट में से पास करने के बाद ड्राई एयर को कोई अनहाइड्रस सब्सटेंस में से पास किया। अब अनहाइड्रस सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है अनहाइड्रस, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अनहाइड्रस डिहाइड्रेटिंग एजेंट या सब्सटेंस में से पास किया, या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी हो सकता है। तो ड्राई एयर जैसे अंदर आई थी वैसे की वैसे ड्राई एयर बाहर हो जाएगी। तो एक्चुअल में हुआ कि यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन मैक्सिमम कितनी वेपर होगी, पीए। तो ड्राई एयर जब इसमें से पास होगी तो ड्राई एयर क्या करेगी, सर वो एयर वेपर्स के साथ आगे ले लेगी इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर यानी ड्राई एयर कितना प्रेशर ऑब्जर्व कर लेगी, पीए के बराबर। हाँ सर। ठीक है। अब हाँ टोटल प्रेशर सॉल्वेंट का होता है पी नॉट ए, हाँ। इसका मतलब बचा कितना, पी नॉट ए बचा अच्छा, कितना, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए माइनस पी ए। सर सॉल्वेंट वाले में ज्यादा प्रेशर रहेगा। अरे यार एक सेकंड रुकना, होल्ड कर। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए ड्राई एयर को किसने पास किया, सॉल्यूशन में से पास किया। तो सॉल्यूशन का जितना ही वेपर होगी वो ड्राई एयर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब ड्राई एयर जब एब्जॉर्ब करेगा तो ड्राई एयर पीए प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी, राइट। अब मैक्सिमम सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है, पी नॉट। तो बचा कितना है पीए में से, पीए तो यहाँ इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बचा कितना, पी नॉट ए माइनस पीए बचा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अरे यार जब सॉल्यूशन में से पास करोगे तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है, पीए, तो उतनी वेपर एब्जॉर्ब कर लेगी ड्राई एयर। हाँ सर। ज्यादा से ज्यादा अगर ड्राई एयर सैचुरेट होगी सॉल्वेंट से तो कितना प्रेशर एब्जॉर्ब करेगी, पी नॉट या ए। कितने वेपर एब्जॉर्ब करेगी, पी नॉट ए के प्रेशर के बराबर। हाँ सर। तो पीए वो एब्जॉर्ब कर चुकी है, हाँ तो बची कितनी, पी नॉट ए माइनस पीए। हाँ। तो यहाँ से यहाँ पर जब ड्राई एयर आएगी बाहर सॉल्वेंट पास होने के बाद, तो कितनी वेपर एब्जॉर्ब कर चुकी होगी, इतनी सॉल्वेंट में से इतनी एब्जॉर्ब कर लेगी, हाँ सर। कर लेगी। हाँ अब सर। जब इस ड्राई एयर को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट में से पास करेंगे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, वो जो हाँ वेपर है पूरे उसको इसको कितनी वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, पी नॉट माइनस पी ए। क्यों, पी नॉट ए क्यों क्यों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर से सुनो, ये थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन चेंबर है, हाँ सर। दूसरा ये सॉल्वेंट चेंबर है, हाँ सर। और ये क्या है यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हाँ सर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे मैंने यहाँ ले लिया अनहाइड्रस CaCl2 ले लिया, ठीक। हाँ जब सर। ड्राई एयर हम इसमें पास करेंगे तो ड्राई एयर क्या करेगी, सॉल्यूशन में से कुछ वेपर को एब्जॉर्ब करेगी। हाँ सर। कितनी वेपर को एब्जॉर्ब करेगी, पी ए। पीए को। तो सॉल्यूशन का वेट कम होगा, हाँ सॉल्यूशन का वेट कम होगा तो लॉस इन वेट यहाँ हाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, पीए। पी ए। हाँ अब यहाँ पीए के साथ में ड्राई एयर यहाँ निकली, ये मैंने यहाँ गलत कर दिया, पी नॉट ए लिखना था। अब यहाँ देखिए सॉल्वेंट में जब पास करेंगे तो पास करने पर ड्राई एयर कितनी वेपर एब्जॉर्ब करेगी, पी नॉट ए माइनस पी के बराबर। हाँ सर। तो यहाँ पर फिर से वेट में लॉस होगा, लॉस इन वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए।
अब यहाँ पर जो वेपर आएगी उसका प्रेशर कितना होगा, पी नॉट है, हाँ सर। राइट। तो जब अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में जब पास करेंगे और ड्राई एयर सेचुरेटेड विद वेपर, तो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ड्राई एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो गेन इन वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पी नॉट है। ओके। क्या बात समझ में आई? तो इसको हाँ अगर मैं W1 ले लूं, इसको मैं W2 ले लूं, पी नॉट ए हाँ माइनस पी ए, इसको मैं W3 ले लूं, तो हमें इक्वेशन मालूम है कि पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी। अब पी नॉट ए हाँ माइनस पी ए किसके बराबर है, W2 अपॉन में W3, हाँ ना, पी नॉट ए हाँ माइनस पी ए बाय हाँ पी सर। नॉट ए, राइट। या फिर हम हाँ इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी यानी W2 अपॉन में क्या चाहिए, हमें पी नॉट ए चाहिए। पी नॉट ए चाहिए तो W2 प्लस W1 कर दीजिए, क्योंकि W2 की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए माइनस पी ए, और हाँ W1 की वैल्यू कितनी है, पी ए, हाँ राइट। हाँ सर। तो सर, वहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई उसमें उलझने वाली बात नहीं रहेगी, बोलिए। हाँ सर, मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि अपन ने पहले ड्राई एयर को सोल्यूशन में पास किया, हाँ फिर कुछ जो सोल्यूशन की वेपर्स थी वो हाँ ड्राई एयर ने अब्जॉर्ब कर ली, हाँ है ना। तो हाँ, और फिर उसके बाद अपन ने सॉल्वेंट में पास किया तो वो एयर सैचुरेट हो गई, हाँ सेचुरेटेड हो गई, तो मैक्सिमम कितना हो गया उसका, पी नॉट ए। ई नॉट है ना। तो अपन ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ड्राई एयर को सीधे सॉल्वेंट में पास किया। अरे तो एक भैया क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से थोड़ी बनाएंगे, क्वेश्चन घुमाएंगे फिराएंगे कि नहीं घुमाएंगे, अच्छा। हैं? हाँ, बता मुझे। घुमाएंगे ना। दूल्हे को जब घुमाते हैं तो सीधे दुल्हन के दरवाजे पे ले जाते हैं कि पूरे पूरे शहर में दिखाते हैं, उसको घुमाते हैं? पूरे शहर में घुमाते फिर क्वेश्चन क्या है, दूल्हा है, हैं। वो तो हाँ घूमेगा ना पूरे इसमें, हाँ सर। फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं? ठीक है। आई बात समझ में? हाँ सर, आ गया। अब यहाँ देखिए, चलिए दूसरे तरीके से, अब ड्राई एयर, चल तेरे हिसाब से चल लेता हूँ। पहले इसको पास किया मैंने सॉल्वेंट में, वेट में लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा ना सर। लॉस इन वेट, वेट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ई नॉट नॉट। ए। हाँ सर। तो यहाँ से जो ड्राई एयर निकलेगी वो सेचुरेटेड विद क्या रहेगी, पी नॉट ए। सॉल्वेंट। हाँ सर। अब इसको मैंने पास किया किसमें, सॉल्यूशन में, अब क्या होगा, सर। अब क्या होगा बोलो। हाँ सर, हाँ अब इसका प्रेशर ज्यादा है एयर का, तो हाँ इस इसका वजह प्रेशर से ज्यादा तो क्या करेगा, हाँ ये तो वेट गेन सोल्यूशन होगा कि लॉस होगा, सर गेन होगा। गेन, तो वेट गेन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ई नॉट ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी नॉट है कि पी ए, ई नॉट है ना सर। क्यों, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक पी ए। मिनट, यहाँ पर कितना है हमारा, पी नॉट है, हाँ यहाँ पर पी नॉट है, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होता है, पी ए होता है। ये। हाँ सर। तो यहाँ पर जब ड्राई एयर आपकी निकलेगी उसका वेपर कितना रहेगा, ड्राई एयर का पी ए। पी ए के बराबर रहेगा। हाँ। इसका मतलब सॉल्यूशन कितनी वेपर खा गया, ई नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी ए। माइनस पी ए। पी ए, कितनी वेपर हाँ। खा गया, ओके। हाँ ना। हाँ सर। अब फिर इसमें क्या करा मैंने, अनहाइड्रस CaCl2 में पास किया, हाँ सर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वापस से वेट आ जाएगा। गेन होगा, गेन होगा। गेन होगा, यहाँ से ड्राई एयर तो बाहर निकलेगी, गेन कितना होगा, पी ए के बराबर। हाँ सर, पी ए। अब क्या बात समझ में आ गई, हाँ सर, आ गई। तो इसमें कोई समस्या नहीं, नहीं सर। नहीं है। चलिए अगली कंडीशन ले लूं, हाँ सर, 2 सेकंड लिख लें। जल्दी लिख लें।
हो गया सर। हो गया। हाँ सर। चलिए और ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पे आ जाते हैं। ड्राई एयर हमारे पास है, उसको सबसे पहले मैंने पास किया किसमें, सॉल्वेंट में। हाँ सर। बताइए क्या होगा, पी लॉस नॉट इन ए। वेट हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी पी नॉट ए। नॉट। अब इसको मैंने पास किया डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, पी नॉट। अनहाइड्रस CaCl2 में, तो हाँ, क्या होगा, पी नॉट ए वेट गेन हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वापस पी पी नॉट ए, नॉट। क्योंकि यहाँ पर जो ड्राई एयर आएगी वो पी नॉट ए से सेचुरेटेड रहेगी। हाँ सर। अब इसको मैंने पास किया सॉल्यूशन में, यहाँ अब से यहाँ तो कुछ है क्या ड्राई एयर में, ड्राई एयर है ना। अब तो ड्राई एयर है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ सर। तो सॉल्यूशन का क्या होगा, वेट गेन लॉस होगा। लॉस लॉस होगा, होगा पीए इसके से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीए। पीए के जितने उसके साथ वेपर है ना। हाँ सर। अब फिर से मैंने इसको अनहाइड्रस CaCl2 में पास किया, तो अब क्या होगा, वेट गेन गेन होएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए। पीए, क्योंकि मैक्सिमम इसका कितना था, पीए था, और ड्रायर बाहर निकल गए। तो क्वेश्चन की मर्जी, दूल्हा किस मोहल्ले से होकर के अपनी बारात निकाले उसकी मर्जी। हाँ हाँ तुम क्यों टेंशन लेते हो, सर ऐसा क्यों नहीं किया, ये ओस्टवाल्ड है। सर ओस्टवाल्ड हो गया था हाँ, ब्लैक कार्ड। और देखो, और देखो ड्रायर, ड्रायर को पास किया मैंने पहले सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 1 जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1, ठीक। अब हाँ इसका सपोज कीजिए वेपर प्रेशर कितना था, P1 था, तो यहाँ वेपर प्रेशर कितना रहेगा, P1। अब इसको किस में से पास किया, सॉल्यूशन 2 में से, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C2, प्रेशर है P2। मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी कि C2 बड़ा है और C1 छोटा है, ठीक है। ठीक। तो अब यहाँ वेपर प्रेशर कितना रहेगा, अब कितना रहेगा, C2 नहीं P2। फर्स्ट में क्या हुआ, वेट लॉस की वेट गेन, वेट लॉस। लॉस। सेकंड में क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्यासा है, पानी चाहिए, हाँ सर। अरे गेन। पानी कम है ना, हाँ सर यहाँ गेन। पर क्या होगा, वेट गेन, गेन होएगा सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर निकलेगी उसका कितना रहेगा, यहाँ जो वेपर प्रेशर है कितना रहेगा, P2 के बराबर रहेगा। हाँ सर। आई बात समझ में, हाँ सर। कोई समस्या है इसमें, नहीं सर। तो निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। चलिए और क्वेश्चन देखें। हाँ सर। हाँ एग्जाम्पल ही चल रहे, क्वेश्चन ही चल रहे, पकड़ो, चल क्या रहा है भाई, सर तो ऐसे ही आ जाएगा क्वेश्चन बस। और क्या, और क्या चाहिए तेरे को, वैल्यूज दे देंगे। और देख, एक का कॉन्सेंट्रेशन C1 है, हाँ। यहाँ से ड्राई एयर पास की, हाँ सर। फिर इसमें से C2 कॉन्सेंट्रेशन वाले में पास की, हाँ सर। उसमें से C3 वाले में से पास की, ड्राई एयर बाहर हो गई। हाँ तो सर। ड्राई एयर पहले में तो क्लियर है, बताइए वेट लॉस होगा कि गेन होगा, पहले में लॉस होगा। लॉस ही होना, क्योंकि वो तो ड्राई एयर क्या है, प्यासी है, 82 है। ठीक है ना, हाँ प्यासा सर। सावन। तो यहाँ पर तो क्या होगा, वेट लॉस। हाँ लॉस। अब कितना होगा अपने को नहीं मालूम। हाँ सर। अब दूसरे में देखिए, अगर कंडीशन मैंने दे दी कि C2 इज ग्रेटर देन C1, हाँ सर। तो मुझे बताइए अब यहाँ पर क्या होगा, सर वेट गेन होगा कि लॉस होगा, तो इसमें सीधी बड़ा है क्या? हाँ C2 बड़ा है, ठीक ये है। दिया है मैंने कंडीशन में, वेट गेन होएगा सर। वेट गेन होगा, हाँ। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, हाँ सर। राइट। अब अगर C3 छोटा है और C2 बड़ा है, तो अब क्या होगा, बड़ा है। यहाँ पर वेट क्या होगा, वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा। लॉस होगा कि गेन होगा, तो लॉस होगा। लॉस होगा। वेट लॉस यानी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इससे पहले बढ़ेगा नहीं, ज्यादा था, कॉन्सेंट्रेशन कम है ना C3 का, तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा था, मैं बता रहा हूँ बढ़ेगा था वो। अच्छा, हाँ। सॉल्यूशन का तो, अरे यार सॉल्यूशन की वेपर निपट गई तो वेट लॉस हुआ है, तो वेपर प्रेशर तो कम ही हो गया ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा था। अच्छा। आई बात समझ में, हाँ सर ठीक है। कोई समस्या इसमें नहीं सर। सभी को,
हाँ सर। अच्छे समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। निपट गया पूरा कंसेप्ट? एक क्वेश्चन ले ले। हाँ सर। चलो तो क्वेश्चन ले लो एक। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शुरू हो जाइए। बताइए जल्दी से आंसर क्या आ रहा है। कितना टाइम लगा हुआ? क्या बोल रहे हैं इसमें? सबसे पहले किसने पास किया? सॉल्यूशन में। वाटर एक ही है ना? हाँ, सॉल्यूशन में पास किया, इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट था। सर 100। 100 आंसर सी राइट है। अरे हमें क्या निकालना है? मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी ए इक्वल टू एन बी बाई एन ई। हाँ ना? हाँ सर। तो देखिए ये क्या है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद ये क्या है? सॉल्वेंट। फिर क्या है? अनहाइड्रस CaCl2। ऐसे कुछ पास किया है। तो जब सॉल्यूशन में से पास किया तो 10 ग्राम सॉल्यूट और 90 ग्राम वाटर है। तो वेट का कितना लॉस हुआ? 90 ग्राम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पी है, जितना वाटर है। ठीक, हाँ एक सर। मिनट हाँ, सॉल्यूशन 90, 10 ग्राम सॉल्यूट और 90 ग्राम वाटर। डिप्रेशन इन वेट ऑफ द सॉल्यूशन वेट बाय, अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम से वेट यहाँ पर कम हुआ सॉल्यूशन में। और प्योर सॉल्वेंट का वेट कितने से बढ़ा? नहीं, सॉल्वेंट में कितना वेट कम हुआ? 0.05। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए। यस नो? यहाँ पर तो अनहाइड्रस CaCl2 का कुछ दिया ही नहीं दिया तो हमें करना क्या है? हमारे पास तो इक्वेशन लाइक इंफॉर्मेशन आ गई। 0.05 बार 2.5 इक्वल टू NB। NB यानी 10 ग्राम सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 90 ग्राम वाटर बाय 18। ये गया 5 बार, ये गया 2 बार, 10 हो गया। तो NB की वैल्यू कितनी हो गई? 2.5 इंटू 2 5 बाय 0.05। आंसर हो गया 100। हाँ सर। आ गया? इजी है। हाँ सर। हाँ सर। चलिए तो आगे बढ़े। अब आते हैं हम किस पर? टाइप्स ऑफ ओस्टवाल्ड मेथड। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। ओस्टवाल्ड वाकर मेथड बोलते हैं इसको। तो हमें कुछ नहीं देखना है, बस इसका ध्यान रखना है सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो भी वेट कम होगा, सॉल्वेंट में से पास करें तो भी कम होगा। अब किस में से हम किस में पास कर रहे हैं? भाई कम कॉन्सेंट्रेटेड से अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड में जाएंगे तो फिर वो वेट गेन करेगा। बढ़ जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास वेपर कम है। अगर ड्रायर वेपर लेकर के जा रही है, उस जितनी उसके पास वेपर है उससे कम वेपर लेके जा रही है तो वो चेंबर में से वेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी वेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर ड्राई एयर के पास वेपर ज्यादा है और चेंबर के पास वेपर कम है तो चेंबर क्या करेगा? वेपर को ड्राई एयर में से ले लेगा, यानी उसका वेट बढ़ जाएगा। सीधा सा फंडा, और कुछ भी नहीं है इसमें नया। आया? और ड्राई एयर को हम फर्स्ट चेंबर में पास करें, चाहे वो सॉल्यूशन है सॉल्वेंट हो, हमेशा वेट लॉस नहीं होना है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज है मंडे, इस वीक में आपका एक चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए और आपके वो क्या बोलते हैं मॉड्यूल सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है ना? तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल इक्वल टू बिटवीन बीबी मॉलिक्यूल इक्वल टू बिटवीन एबी मॉलिक्यूल, सब में भाईचारा होता है।
राइट। तो अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो हमारे पास ए कंपोनेंट है, हमारे पास बी कंपोनेंट है, ए के मॉलिक्यूल आपस में मस्त हैं, बी के मॉलिक्यूल आपस में मस्त हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाना है तो हम ए को बी में मिक्स करना है, ए को बी में मिक्स करना है तो हमें क्या बनाना है, ए के मॉलिक्यूल भी चाहिए और बी के मॉलिक्यूल भी चाहिए। दो फैमिली मिलकर के एक नई फैमिली बना रहे हैं, हैप्पी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तभी बनेगा जब इनमें ए और बी में अट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए और ए के अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो ए इंटरएक्शन हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना पड़ेगा तो ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। हाँ सर। हीट एब्जॉर्ब करेगा मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। सिमिलरली ये भी कैसी रहेगी, एंडोथर्मिक। लेकिन जब भी अट्रैक्शन बनता है, नया कुछ बनेगा, देखो तो ए में कब समाएंगे, ए के मॉलिक्यूल बी के अंदर कब आएंगे, जब ए और बी में अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन यहाँ पर बनेगा, अट्रैक्शन बनेगा तो हीट निकलेगी, हीट निकलेगी तो एक्सोथर्मिक है। यानी पहले में अगर H बने एंथैल्पी डेल्टा H1 एंथैल्पी है, दूसरे में अगर डेल्टा H2 एंथैल्पी है, तीसरे में डेल्टा H3 एंथैल्पी है, राइट। तो सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो डेल्टा H है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 हो जाएगा। हाँ अब सर। पहली दोनों प्रोसेस कौन सी है, एंडोथर्मिक, और तीसरी प्रोसेस कौन सी है, एक्सोथर्मिक। हाँ। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव Negative। होता है। तो हाँ, एंडोथर्मिक यानी पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये नेगेटिव वैल्यू होती है। एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए ए और ए के बीच में तो ऐसा कोई अलग से अट्रैक्शन नहीं है, हमने मान लिया है। यहाँ पर देखिए, सॉरी, कितना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो डेल्टा एच हमने निकाला, डेल्टा एच किसके बराबर, एक काम करें इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, माइनस क्या कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ डेल्टा H3। हाँ। तो डेल्टा H की वैल्यू ध्यान देना, इन दोनों से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर सॉल्यूशन गर्म भी हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि उसमें कोई भी चेंज ना हो, राइट। हाँ सर। अब मुझे यहीं पर एक बात बताइए, जैसे ए मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है और बी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो ए बी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर बराबर है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल। आइडियल। जब आइडियल सॉल्यूशन होंगे तो यहाँ पर उनके वॉल्यूम में चेंज कुछ भी नहीं होता है। यानी अगर एक का हम 100 ml मिलाएं, दूसरे का 100 ml मिलाएं, तो तीसरा कितना मिलेगा, एग्जैक्ट 200 ml मिलेगा, यानी चेंज एग्जैक्ट 0 रहेगा। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल is not equal to, or a molecule or bb molecule is not equal to force of attraction between AB, तो अब यहाँ दो कंडीशन होगी। अगर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है पहले से कंपैरिजन में, तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो चेंज क्या रहेगा, नेगेटिव। लेकिन अगर ए और बी मॉलिक्यूल में आपस में अट्रैक्शन कम है तो दूर दूर जाएंगे। जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा वी की वैल्यू चेंज क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 100 + 100 को हमने मिलाया तो 200 से वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। और यहाँ पर अगर हम मिलाएंगे 200 से वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। पहली बात तो बताइए, मैं समझ में आएगी नहीं आई, आ गई सर। अब दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी निकलेगी कि कम होगी, सर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो कम होगी। अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब एनर्जी निकलेगी कि एब्जॉर्ब करेगा,
सर निकलेगी। निकलेगी क्योंकि अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज होती है। निकलेगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव सर। नेगेटिव रहेगी, मतलब लेस देन 0। हाँ सर। रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब यहाँ हाँ पर देखिए अट्रैक्शन कम हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ ना, समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा? नहीं भी जी। इतनी बात तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रहा है सर। ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन में दो टाइप के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। अब मैं इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि फिर रियल में ले आऊं, एक्चुअल में आइडियल कुछ होता ही नहीं है। तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या, ओवे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को ओवे करते हैं, ओवे नहीं करते। इसका मतलब क्या है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि पीटी इक्वल टू होता है पीए प्लस पीबी। हाँ। मैंने क्या किया, मैं लैब में गया, मैंने दो सॉल्यूशन को मिलाया, वहां हाँ से सर। मैंने टोटल प्रेशर निकाला, हाँ ठीक है ना। सर। मैंने कुछ अमाउंट ली और प्रेशर निकाल के लाया, और भाई कैलकुलेशन तुम्हें थमा दिया कि तुम बताओ ये आइडियल है कि नॉन आइडियल। हाँ सर। तो जो मैं एक्सपेरिमेंट करके आया था, अगर उसके बराबर तुम्हारा कैलकुलेशन से प्रेशर निकलता है तो आइडियल, और नहीं निकलता है तो फिर वो नॉन आइडियल है। ठीक है। यानी यहाँ पर जो पीए की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट किसके बराबर होती है, पी नॉट ए एक्स के बराबर होती है। पीवी की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट पी नॉट बी इंटू एक्स के बराबर होती है। मतलब क्या है, पी नॉट ए अगर 200 है, एक्स के लिए अमाउंट दे रखी है, आपने कैलकुलेशन करा, मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पीए आया वही एग्जैक्ट मेरा लेबोरेटरी से भी आया था एक्सपेरिमेंट करके। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, पीए की वैल्यू एग्जैक्ट पी नॉट ए एक्स के बराबर नहीं होगी, या तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी। कम या ज्यादा किससे, जो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके आए। ये बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर। दूसरी बात, आइडियल में ए और बी और बी और ए और बी, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता है, यानी सॉलिड सॉलिड, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इक्वल है, जबकि यहाँ पर नॉट इक्वल। जब इन दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग में वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है, जबकि यहाँ पर मिक्सिंग पर वॉल्यूम में चेंज होता है, यानी जीरो नहीं होता है। जब ऐसे दो सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर उनकी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज होता है, यानी एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है। या तो हीट निकलेगी या हीट रिलीज होगी। इतनी बात क्लियर हो रही? हाँ सर। अब मुझे बताइए, जब मुझे हाँ बोलो बेटा। सर स्लाइड। हाँ, अब मुझे बताइए, अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करें तो डेल्टा जी मिक्सिंग यहाँ पर बताइए क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा जीरो है क्या? नहीं बेटा, जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम हो गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव रहेगा। हाँ समझ गए, दोनों स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस दूसरा, होगा। हाँ डेल्टा एस सिस्टम, और यहाँ पर भी डेल्टा एस सिस्टम। कभी भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करते तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। क्यों? भले ही उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो घूमेंगे ना। पहले घूमने के लिए 10 मॉलिक्यूल थे, अब मैंने पड़ोस के भी 10 मॉलिक्यूल अपने घर में बुला लिए, तो क्या होगा, घर मच्छी बाजार बन जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना। तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है, सराउंडिंग की एंट्रोपी जीरो रहेगी, कोई चेंज नहीं। तो आपको मालूम है टोटल एंट्रोपी क्या होती है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, दोनों की एंट्रोपी फाइनली क्या रहेगी, फाइनली क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी कि नेगेटिव रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। पॉजिटिव ही रहेगी। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। 7वां नंबर, इसमें जब हम राउल्ट्स लॉ में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसे आते हैं, ग्राफ कैसे आते हैं, स्ट्रेट लाइन आता है। ये कैसा जाएगा,
एक ऐसा गया, एक ऐसा आया। हाँ जैसे अगर यहाँ पर एक पी नॉट ए है और यहाँ पर पी नॉट बी है, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू मैंने 1 रख ली तो एक्स बी 0 हो गया, तो यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई तो एक्स ए इक्वल टू 0 हो गया, राइट। तो किसी भी ये टोटल प्रेशर है, ये पी ए की वैल्यू है, ये पी ए के लिए ग्राफ है, पी बी के लिए ग्राफ है। किसी भी पॉइंट पर आप ए और बी को अलग अलग कर सकते हैं, राउट्स लॉ के लिए ऐसा ग्राफ आता है। जबकि इसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में या तो मैक्सिमा शो करेगा या फिर मिनिमा शो करेगा। कैसे, अभी हम आगे ग्राफ देखने वाले हैं। तो 8th पॉइंट क्या है, फॉर्म जियोट्रॉपिक मिक्सचर। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है, किसी भी टेम्परेचर पर आप ए और बी को, किसी भी रेशो में आप ए और बी को अलग अलग कर सकते हो। जबकि यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, एक कॉन्सेंट्रेशन ऐसा आ जाता है, एक कंपोजिशन ऐसा आ जाता है कि उस कंपोजिशन पर आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं, चाहे लिक्विड स्टेट में लेकर के आए चाहे वेपर स्टेट में लेकर के आए, उनका एक ही फंडा होता है, हम साथ साथ हैं, ठीक है ना। वो फिर उनको अलग अलग नहीं करने देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। बढ़ लेते हैं, बढ़ने में ही क्या है, फायदा है। हाँ सर। अब इसके लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, हाँ कंडीशन क्या है यहाँ पर, शुड हैव सेम नेचर एंड पोलैरिटी, यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेम नेचर और पोलैरिटी नहीं ना हो। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हमें एग्जांपल देखना है। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कैसे ध्यान रखें, सेम पोलैरिटी हो और सेम नेचर हो। जैसे हमने लिया CH3OH, अल्कोहल में अल्कोहल मिलाइए, तो क्या अल्कोहल में सारे अल्कोहल मिला दो, कोई सा ही मिला दो, नहीं। नेक्स्ट होमोलॉग मिलाना है, क्या मिलाना है हमेशा, नेक्स्ट होमोलॉग। या होमोलॉग क्या होता है, इसमें CH2 का डिफरेंस होता है, हाँ सर। तो ये आइडियल है। लेकिन अगर मैं CH3OH में C4H9OH मिला दूं तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। इसी तरीके से CH3Cl में CH3Br मिला दूं तो ये तो आइडियल है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है अट्रैक्शन में। लेकिन अगर CH3Cl में मैं CH3I मिला दूं तो ये नॉन आइडियल, ये आइडियल नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। लेकिन CH3Br और CH3I को मिला दूं तो डेफिनेटली क्या है, आइडियल है, ठीक है ना। और देखिए, जैसे अगर बेंजीन का नेक्स्ट होमोलॉग क्या हो जाएगा, टॉलिन। इसमें टॉलिन मिला दीजिए तो बिल्कुल आइडियल है। हाँ सर। अगर मैं टॉलिन में जाइलिन मिला दूं तो वो भी आइडियल है, आइडियल हो जाएगा। नेक्स्ट होमोलॉग हो गया। हाँ लेकिन उल्टा कर दूं तो आइडियल नहीं है। होगा। इसी तरीके से अगर मैं एन हेक्सेन में एन हेप्टेन मिला दूं, कोई समस्या नहीं बिल्कुल सर। नहीं, आइडियल है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हेप्टेन में अगर ऑक्टेन मिला दूं तो आइडियल होगा, बिल्कुल आइडियल होगा, राइट। यस सर। अगर मैं C4H4Br2 और C4H4Cl2 मिला दूं तो भी आइडियल हो जाएगा। तो इतनी बात हमें समझ में आएगी कि आइडियल में क्या होता है, नॉन आइडियल में क्या होता है। तो नॉन आइडियल में क्या करना, हमें दोनों के हमें क्या करना है, नेचर एक जैसे नहीं होना चाहिए। अब हम हाँ आते हैं नॉन आइडियल पर। तो नॉन आइडियल 2 टाइप के होते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि आपको आइडियल कैसे आइडेंटिफाई करना है और नॉन आइडियल कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करने वाला मैं एक क्वेश्चन बताऊं। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको दिया ए एंड बी को मिक्स किया। ए का मैंने दिया कि P0 कितना है, 200 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, और बी का मैंने दिया कि P0 भी कितना है, 400 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, ठीक। इसके मोल मैंने कितने लिए, 1 लिए। इसके भी मोल मैंने कितने लिए, 1 लिए। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो टोटल प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर कितना दिया है, टोटल प्रेशर कितना दिया है, सपोज कि 300 दिया, 350 दिया। बताइए आइडियल है कि नॉन आइडियल? नॉन आइडियल। देखिए
तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटेड टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पर दोनों के मोल इक्वल दे रखे हैं तो सीधा सीधा से एवरेज आ जाएगा, 200 प्लस 400/2 इक्वल टू कितना आ हाँ गया, सर। 300 आया। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेटेड है, और ये जो वाली वैल्यू जो दे रखी है ये कौन सी ऑब्जर्व वैल्यू है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा है, मतलब क्या है, नॉन आइडियल है, आइडियल सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर एग्जैक्ट 350 आता तो हम क्या बोलते, वो आइडियल सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई, एक छोटा सा प्रॉब्लम ये अपने यहाँ तैयार हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जियोट्रॉपिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन और सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन विद राउल्ट्स लॉ। शोइंग पॉजिटिव डेविएशन किससे, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और यहाँ दूसरा शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर। तो मुझे बताइए पॉजिटिव में क्या है, ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन है, ए और ए के बीच में अट्रैक्शन है, या बी और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहेगा किससे, ए और बी में अट्रैक्शन से। क्यों, ए और बी अगर अट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, एक दूसरे टांगे खींचेंगे तो क्या होगा, वेपर कम बनेगी, कम बनेगी सर। जबकि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल उल्टा है, ए में अट्रैक्शन या फिर बी में जो इंटरैक्शन है वो ए और बी में इंटरैक्शन से कम रहेगा, यानी सॉलिड सॉल्यूट में कम रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ज्यादा रहेगा। जब ये अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो पीए की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं किससे, राउल्ट्स लॉ से, या पीवी की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं किससे, राउल्ट्स लॉ से, वो ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, तो टोटल प्रेशर भी दोनों के सम से ज्यादा ही होगा। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है, यहाँ पीए की वैल्यू पी नॉट एक्स से कम रहेगी, पीवी की वैल्यू पी नॉट बी और एक्स बी से कम रहेगी, यानी जो टोटल प्रेशर है वो पीए प्लस पीवी से कम रहेगा। राइट, ये बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई। आगे जब हम 2 सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर डेल्टा भी मिक्सिंग की वैल्यू बताइए। अब बताइए ए और बी में अट्रैक्शन कम है, ए बी में अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा सर, वेपर बढ़ेगी ना, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, मिक्सिंग पर वॉल्यूम कम हो जाएगा। चौथा, मुझे बताइए डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, अब अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है ए और बी के बीच में, इसका मतलब क्या है, एनर्जी कम रिलीज होगी, कम रिलीज होगी यानी लगभग क्या होगी, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इसलिए बढ़ा है कि एक्सपांशन हो रहा है, तो एक्सपांशन के लिए एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा ना, एनर्जी सर। एब्जॉर्ब करेगा तो 0 से ज्यादा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू भी, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0। हाँ सर। राइट, इसके अलावा डेल्टा एस मिक्सिंग बताइए, ये तो मालूम पॉजिटिव ही रहेगी, और यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव कम हो जाएगी। अरे पगले क्यों कम होगी, हाँ सर, मिक्स पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव ही रहेगी, उसमें हाँ, कोई सर। चेंज नहीं। डेल्टा जी मिक्सर मिक्सिंग की बताइए, स्पॉन्टेनियस है, ये भी स्पॉन्टेनियस रहेगी और ये भी स्पॉन्टेनियस रहेगी। राइट, हाँ यहाँ गड़बड़ मत कर देना, ठीक है, नहीं तो सब हाँ, तो पढ़ ले तो बस ये पॉइंट नहीं पढ़ते हो, इसमें हम निपट जाते हैं। अब जब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ देखिए आना चाहिए था कैसा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए था, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। जैसे यहाँ पर लिया मैंने मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर लिया वेपर प्रेशर, ठीक, तो ग्राफ आना कैसा चाहिए था, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था ना, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या ऑब्जर्व किया गया इसमें, हर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, जैसे यहाँ ले लिया मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया है, x भी इक्वल टू 0 हो गया है, यहाँ x इक्वल टू 0 हो गया है, x भी इक्वल टू 1 हो गया है, तो यहाँ पर ले लिया मैंने P नॉट ए,
क्योंकि ये 1 है, यहाँ पर लिया पी नॉट बी। तो लेकिन ग्राफ कैसा आता है, हर कंपोनेंट का, जैसे हो गया हमारा पी ए, ये हो गया हमारा पी बी और ये हो गया पी टी। तो हर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, राउट्स लॉ से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा ही होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए एक मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पर ये क्या है, मैक्सिमा, जहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, जहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो फॉर्म मैक्सिमा। अब वेपर प्रेशर मैक्सिमम इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, फॉर्म मैक्सिमा इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन कर्व, इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन कर्व, राइट, हाँ ना। हाँ यहाँ पर सर। देखिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा सर, अरे यार उधर तो मिनिमम पहले मिलेगा। मिनिमम मिलेगा, डिप आएगी इसमें। ठीक है ना, इसमें डिप आएगी। ये ग्राफ हमें ऐसा मिलना चाहिए था, लेकिन मिलेगा कैसा, हर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम होगा, हर हाँ कंपोनेंट का वेपर प्रेशर राउट लॉ से कम होगा, तो ये भी टोटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो यहाँ पर जाए। क्या मिला हमें, ये मिला मिनिमा। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर मिनिमा या मैक्सिमा बनता है, इस पॉइंट पर ये क्या फॉर्म करते हैं, एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप। इस हाँ। पॉइंट पर भी क्या फॉर्म करते हैं, एजियोट्रॉप। तो ये एजियोट्रॉप क्या है, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे यहाँ पर जो भी मोल फ्रैक्शन होगा, उस मोल फ्रैक्शन में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो आप इसको हीट करेंगे तो सॉल्यूशन में जो इसका कंपोजिशन होता है, लिक्विड में जो कंपोजिशन होता है, वही कंपोजिशन किसमें होता है, वेपर फेज में होता है। तो अभी हम वापस से इसको बात करने वाले हैं। अब हमें मालूम वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, कम हो- कम होगा। तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, फॉर्म लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ये भी अभी हम देखते हैं। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म बताइए, पहला वाला तो लो करता है, दूसरा वाला हाई High. बॉल। हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो पहले वाले में हमें क्या करना है, अट्रैक्शन कम करना है, दूसरे वाले में अट्रैक्शन बढ़ाना है। हाँ सर, तो पहले वाले में अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो उसको हमें कम करना है, यानी वीक करना है, स्ट्रॉन्ग वाले को हमें वीक करना है। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम वाटर में अल्कोहल मिला दें, हाँ सर, वाटर में अगर अल्कोहल मिला दें तो क्या है, वाटर के बीच में तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल मिलाने पर बॉन्डिंग कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर के बीच में ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल फिट होंगे, है ना। हाँ सर। अरे कुछ बोल रहा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लें इसमें, दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे वाटर में अगर हम ये मिला दें, बेंजीन मिला दें, तो वाटर में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक। हाँ और अट्रैक्शन को कम करके हम बेंजीन उसके बीच में फंसाना, तो बेंजीन और वाटर में कौन सा अट्रैक्शन होने वाला है, होएगा ही नहीं सर। हमें क्या करना है, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को कम करके वीक अट्रैक्शन करना है, राइट। इसी तरह से हम C2H5 इथाइल अल्कोहल में अगर हम साइक्लोहेक्सेन मिला दें तो वही हो हाँ जाएगा। सर, पोलर हाँ, कितनी बात समझ में आ गई, हाँ सर, राइट। तो हम फाइनली क्या करना चाहते हैं, एग्जाम्पल को ऐसे याद रखना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें अट्रैक्शन बढ़ाना है, अट्रैक्शन बढ़ाना है तो इसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, यहाँ पर हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों के बीच में, ठीक है, जबकि उसके बीच में पहले कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। इस तरह से HCl वाटर ले लीजिए, इनोनिक एसिड में कोई सा भी इनोनिक एसिड ले लीजिए, H2SO4 वाटर ले लीजिए। इसी तरह से हम HNO3 वाटर ले लें तो ये भी एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं। हाँ सर। HBr वाटर ले लें, ये भी एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि HBr वाटर में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट। HClO4 वाटर ले लीजिए तो इसमें भी अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, आ गई सर। तो आइडियल और नॉन आइडियल के लिए एग्जाम्पल समझ में आ गए हमें कैसे एग्जाम्पल तैयार करने। जितने भी NCERT में एग्जाम्पल दे रखे हैं वो अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे, ठीक। हाँ सर। लेकिन 2 एग्जाम्पल तो आप बिल्कुल घोंट के बैठ जाइए, 3 एग्जाम्पल, दोनों 3 एग्जाम्पल घोंट लीजिए, ठीक है ना, घुट्टी बना के पी जाइए, डाबर जन्म घुट्टी दे बच्चे को तंदुरुस्ती। 2 एग्जाम्पल तो ये, ठीक है ना, और 2 एग्जाम्पल एक तो ये वाला और एक टॉलिन और अल्कोहल वाला, साइक्लोहेक्सेन अल्कोहल वाला, ठीक है।
हाँ सर। तो आगे बढ़ा जाए। तो हमने क्या देखा, एक तो देखा हमने क्या, एक हमने देखा है कौन सा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एक होता है यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर हैविंग लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा मिक्सचर जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो। चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं एजियोट्रोपिक। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर which boils like प्योर लिक्विड, जो प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करता है। having same composition in vapor phase and liquid phase। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में इनका कंपोजिशन क्या हो जाता है, सेम होता है। किसका, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का। जिस समझिए, जैसे मैंने वाटर लिया और अल्कोहल लिया, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, जहां तक मुझे ध्यान है लगभग लगभग 80 डिग्री सेल्सियस है, अप्रोक्स 78 समथिंग कुछ होता है, ठीक है ना, रफली मैं ले लिया है, राइट। तब मुझे बताइए, जब हम वाटर को सॉल्यूशन को मिक्स बॉयल करेंगे तो वेपर पहले किसकी बनेगी, अल्कोहल की बनेगी। हाँ सर। अल्कोहल की वेपर को आप कंडेंस कर लोगे, अल्कोहल अलग होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब अल्कोहल पूरा अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, हाँ ना। हाँ सर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जब अल्कोहल और वाटर में जब वाटर का 4.6% रहे, कोई 95.4% रहे, तो उस टाइम पर ये क्या बना लेते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जमाने के जो जुल्म है उससे तंग हो जाते ये हैं, ठीक है ना, जमाने के जुल्मों से तंग हो जाते, क्यों तंग आ जाते हैं कि यार ये तो टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के अलग करते जा रहे, एक दिन तो ऐसा आएगा मेरा तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अब तो कुछ लड़ना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। तो जब वे दोनों इस रेशो में आते हैं तब वो कसम खा लेते हैं, अब कुछ भी हो जाए हम अलग अलग नहीं होंगे। तो क्या बना लेते हैं वहां पर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। अब आप इस मिक्सचर को किसी भी कंडीशन में बॉयल करिए, तो अगर आप इसकी वेपर ही बनाओगे तो वेपर में भी वो दोनों इसी रेशो में बाहर निकलेंगे, लिक्विड में भी वो इसी रेशो में बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। यानी प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करने लगते हैं, तो इसी हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है ना। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो होते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, एक तो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन फॉर्म करते हैं, फॉर्म बाय सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और ए फॉर्म बाय सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब लो बॉइलिंग और हाई बॉइलिंग का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करें टेम्परेचर के बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो सपोज कीजिए ए का बॉइलिंग पॉइंट इतना है और बी का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, हाँ ना, सुन रहे हो कुछ, ए का बॉइलिंग हाँ पॉइंट यहाँ पर और बी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है। लेकिन जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर जब एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं, एजियोट्रॉप फॉर्म करने पर यहाँ पर एजियोट्रॉप है, तो
तो एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होता है। आई बात समझ में? एक इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप। अब जब टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो टेम्परेचर देखिए ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर वेपर स्टेट रहेगी, नीचे क्या रहेगी? लिक्विड स्टेट। याद आया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होना क्या चाहिए था? इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होना क्या चाहिए? जैसे हाँ, अब यहाँ थोड़ा क्लियर देख रहे हो, अब क्लियर देख रहे हो, ये ए का है और ये बी का है, यानी टी नॉट बी और ये टी नॉट ए, और ये क्या आ गया अपना एजियोट्रॉप। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? ऊपर वेपर है, नीचे क्या है? लिक्विड है। तो हम करते क्या एक्चुअल में? ठंडा करेंगे, वेपर बनी हुई है, वेपर को आप ठंडा करिए, वेपर को ठंडा किया, ठीक है, हाँ ना? ठंडा हाँ कैसे सर। करेंगे? टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर कम करो तो कूलिंग होगी, जब कूलिंग होगी, देखो टेम्परेचर नीचे की तरफ कम कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, तो कूलिंग करने पर मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, हाँ ना? हाँ सर। ठीक है, इस तरह से करते हैं। ये लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जिसमें हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप में। तो हाई Yes, sir. बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है? हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप में ये देखिए, ए का बॉइलिंग पॉइंट जैसे मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया बी का बॉइलिंग पॉइंट, ए बी का बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया जैसे टी नॉट बी, ये हो गया जैसे टी नॉट ए, और यहाँ मोल फ्रैक्शन। तो मुझे बताइए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? इस पर्टिकुलर एजियोट्रॉप का रहेगा। जैसे हम ले लें HCl प्लस H2O, तो HCl मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, फिर भी आप देख लेना, मेरे ख्याल से 20 पॉइंट समथिंग है कि 22 पॉइंट समथिंग है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया, 22 पॉइंट समथिंग HCl का परसेंटेज होता है, वो NCERT में लिखा हुआ है, इसलिए डाटा याद रखना है, दोनों डाटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या मीनिंग समझ में आ गया? सभी बताएं जरा, सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। तो एक ग्राफ ग्राफ समझ में आ गया अच्छी तरह से? लो बॉइलिंग और हाई बॉइलिंग का मतलब क्या है ये समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना, जो पढ़ाया वो आप 10 मिनट में घर पर रीडिंग कर लेने, जो मैंने पढ़ाया क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक, बस 15 मिनट की क्लास और लूंगा, राइट? अब हमेशा आपको इसी आईडी पे आना है। आगे बढ़े? हाँ सर। तो ये जो ड्रॉप समझ में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव ये समझ में आ गया, मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ गया। अब जो एजियोट्रॉप्स हैं, एजियोट्रॉप क्या मिक्सचर है, यानी इसका जो कंपोजिशन है वो किस पर डिपेंड करता है? एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो एजियोट्रॉप is a mixture and its composition depends on external pressure. ठीक, क्लियर? आते हम थोड़ा सा वांटा फैक्टर की बात कर लें, क्यों? उसके बाद हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, राइट? ये आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपना हो गया। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हेनरी लॉ, जो हम छोड़ के आए थे, हेनरी लॉ लास्ट में पढ़ा देते हैं, शुरू में पढ़ा दिया, लास्ट में पढ़ा दो। एनसीईआरटी पहले दिया हुआ है, जनरली एडवांस पढ़ाने वाले लोगों की आदत होती है टीचर्स की, वो लास्ट में पढ़ाते हैं, तो मेरी भी आदत बनी पड़ी हुई है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं वांटा फैक्टर। वांटा फैक्टर यानी आई, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, हटा दिया है इस साल 12th के लिए, लेकिन इसके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो वांटा फैक्टर्स क्या है? वांटा फैक्टर क्या है? तो वांटा फैक्टर
कब लेते हैं हम? देखिए, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो, या राउट्स लॉ जो हम पढ़ा हमने, वो कभी यूज होता है जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो और कोई भी उसमें इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में नहीं हो रही हो, तब हम वो वाली कंडीशन लगाते हैं। तो वन टर्म फैक्टर कब लगाते हैं? व्हेन देयर इज डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तब हम वन टर्म फैक्टर लगाते हैं, राइट। अब वन टर्म फैक्टर होता क्या है एक्चुअल में? मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मतलब क्या है, ये मतलब मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा रुक करके। अब डिसोसिएशन का मतलब हो गया टूटना, एसोसिएशन का मतलब हो गया जुड़ना। अब मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ये बहुत बड़ा पार्टिकल था, टूटा, ये टुकड़े हो गए, क्या हुआ है? डिसोसिएशन। हाँ अब मुझे सर, बताइए, डिसोसिएशन पर मोल बढ़ गए कि कम हुए? मोल बढ़ गए सर। मोल बढ़ गए, तो आई की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी? सर आई की वैल्यू ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। इन केस ऑफ डिसोसिएशन तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी। एसोसिएशन में क्या होगा? दो टुकड़े मिलकर के एक बड़ा टुकड़ा बन गया, आई की वैल्यू कम। कम हो मोल कम जाएगी। हो गए, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज लेस देन 1। तीसरा, दो टुकड़े थे, दो ही रहे, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन। जब ये कंडीशन आती है तो आई की वैल्यू क्या होती है? सॉरी 1 होती है। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई? ये कोई रटने की जरूरत है क्या? हाँ सर। कोई रटने की जरूरत है नहीं, नहीं। ठीक है ना। ये कहलाता आई। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर एसोसिएशन डिसोसिएशन में क्या होता है, जैसे हमने हाँ एक सर। एग्जाम्पल लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो वाटर में डिसॉल्व करने पर थोड़ा सा एसिटिक एसिड आयोनाइज हो जाएगा, यानी यहाँ पर हुआ है डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन हुआ है तो आई की वैल्यू हाँ ग्रेटर सर। देन 1 हो जाएगी। लेकिन अगर इसको नॉन एक्वस हाँ सर। सॉल्वेंट, जैसे कि मैंने बेंजीन में इसको डिसॉल्व किया, तो बेंजीन को डिसॉल्व करने पर इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर के डाइमराइज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? एसोसिएशन हुआ। एसोसिएशन हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन लेस देन 1 हो जाएगी। लेस देन 1। ये बात समझ में आ गई? हाँ क्लियर? सर। यानी कंडीशन पर डिपेंड करता हाँ। है, राइट। जैसे NaCl ले लो, यस। मैं NaCl को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो NaCl पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएशन हुआ। डिसोसिएशन हुआ है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। पार्टिकल्स बढ़ेंगे नहीं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन या नॉन एक्वस सॉल्वेंट डिसॉल्व करते हैं तो डाइमर फॉर्म करते हैं। डाइमर फॉर्म करने की वजह से क्या होता है? डाइमर क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो क्या फॉर्म कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर के डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, राइट। तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, तो जो हम कैलकुलेटेड मास है, कैलकुलेटेड मास क्या रहेगा? कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? फिर से देखिए, फिर से मैं ले रहा हूँ, आई की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। शॉर्ट में लिख दूं? अब मुझे हाँ सर। बताइए, पहली कंडीशन जो मैंने ली यहाँ पर, पहली कंडीशन ली कि दो टुकड़े थे, दो टुकड़े मिलकर के एक टुकड़ा हो गया। बताइए मोलर मास कम हुआ कि ज्यादा हुआ? सर मोलर मास कम हो गया। कम कैसे हुआ? एक टुकड़े का मास अलग था, अब यहाँ पूरा एक ही टुकड़ा है, मास बढ़ गया ना। जैसे मैंने यहाँ पर दो एसिटिक एसिड के दो मोल लिए थे, दोनों मिल गए, दोनों बदमाश हाँ मिल सर। करके एक बन गया, डाइमर बन गया, डाइमर बन गया, एसोसिएशन हाँ हो सर। गया। तो एसोसिएशन में मोलर मास क्या हुआ? बढ़ गया, हाँ सर। ठीक है ना। तो आई की वैल्यू हाँ। हमने यहाँ पर क्या लिखी? आई इक्वल टू हमने लिखा आफ्टर मोल आफ्टर एसोसिएशन। क्या लिख रहा हूँ? मोल
आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल बिफोर एसोसिएशन, राइट। मोल बढ़ गए, हाँ हाँ सर। ना। अब मुझे बताइए आई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही, कम हो रही है। तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जर्व कोलिगेटेड फ्रॉम ऑब्जर्व मोलर मास बाय कैलकुलेटेड मोलर मास। कैलकुलेटेड का मतलब कौन सा मास है वाला, और ऑब्जर्व का मतलब कौन सा हाँ मास सर। है वाला। ये हो गया आपका ऑब्जर्व, ये वाला कौन सा हो गया शुरू में जो लिया था कैलकुलेटेड। लिख सकता हूँ इसको ऐसा, हाँ सर। ठीक है ना। अभी और अपन आगे इसको पढ़ने वाले, वहां भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या हो तो जल्दी बताइए मुझे। नहीं सर। नहीं, तो डिसोसिएशन में क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व मोलर मास, यहाँ पर जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो एसोसिएशन में जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो ज्यादा होता है, कैलकुलेटेड मास कम होता है। जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो ऑब्जर्व मोलर मास कम होता है और कैलकुलेटेड मोलर मास ज्यादा होता है। जैसे NaCl आपने लिया तो NaCl का मास ज्यादा, उसमें तो थोड़ा सा टुकड़ा हट गया। जैसे मैंने आपका वजन निकाला 60 किलो था, मैंने पानी में डाला, पता लगा थोड़ी चमड़ी आपकी क्या होगी, निकल गई, हाथ टूट के अलग हो गया, डिसोसिएशन हो गया। तो मुझे बताइए, तो जब मैं मास निकालूंगा तो कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम आएगा, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जर्व। तो डिसोसिएशन में क्या होगा, ऑब्जर्व होगा, अरे सॉरी, मतलब आफ्टर क्या होगा, ऑब्जर्व होगा, और पहले जैसा डाला था वो क्या है, कैलकुलेटेड है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ तो सर। अब यहाँ पर हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसको आप समझ लीजिए, दो टर्म, बस दो टर्म को क्लियर कर दूं 5 मिनट में और आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। तो पहले मैं ले रहा हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कितना पार्ट वो डिसोसिएट होकर के छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर देखिए, जैसे AN एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na में कन्वर्ट हो रहा है। अगर T इक्वल टू 0 पर मैंने इसके 1 मोल लिए थे, तो यहाँ पर कितने हैं, शुरू में 0, लेकिन T इक्वल टू T टाइम के बाद कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए इसमें से, अल्फा, 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ कितने बचे, N इंटू अल्फा, हाँ ना। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सर आपने 1 क्यों लिया, मैं तो 5 लूंगा, बिल्कुल आ रहा होगा। एक बोले नहीं सर मैं 10 लूंगा, एक बोले नहीं सर मैं 2 लूंगा, ठीक है अभी देख लेते हैं उसको, उसमें क्या होता है। तो बताइए I इक्वल टू क्या होता है, मोल, मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय मोल बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल थे, काउंट करो, 1 मोल प्लस 0 यानी कितना, 1 था। आफ्टर कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, आना इक्वल टू कितना आया, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा आया, राइट। तो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले ले, बचा कितना, n माइनस 1, हाँ ना। तो अल्फा इंटू n माइनस 1 इक्वल टू हो गया I माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू हो गया I माइनस 1 बाय n माइनस 1। ये फार्मूला बन गया, फार्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। n इक्वल टू क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे कि अगर हम NaCl ले लें तो NaCl के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ElCl3 अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है 4 हो जाएगी। K4 Fe Cn 6, टोटल कितने मोल हो जाएंगे, 5। एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरा ये काउंटर आयन, टोटल 5 आयन हो जाएंगे, राइट। अब देखिए हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, देखिए दिमागी भूत कैसा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपको NaCl मैंने मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम I की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम I कितना हो सकता है, NaCl में 2 पार्टिकल है, मैक्सिमम 2 हो सकता है। अगर 100% डिसोसिएशन हो, अगर अल्फा कितना हो 100% हो तब, ठीक है। ElCl3 के लिए मैक्सिमम I कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, कब, अगर यहाँ पर अल्फा कितना हो, मैक्सिमम 100% हो, आना जल्दी से बोलो। Al2SO4 होल थ्राइस के लिए मैक्सिमम I की वैल्यू कितनी हो सकती है, I की वैल्यू मैक्सिमम 5 हो सकती है, कब, जब अल्फा कितना हो, मैक्सिमम 100% डिसोसिएट हो। अब दिमाग का भूत देखिए कैसे चढ़ता है, अच्छा 100% में I 4 मतलब 50% में 2। हाँ सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर थोड़ा भूत यहाँ कम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ में वैसे फार्मूले की जरूरत नहीं, फिर भी चलो हम फार्मूले पे जाते हैं। चलो पहले फार्मूले से कर लेते हैं। अल्फा अगर मैंने AlCl3 मैंने लिया
ELCL3 लिया, चलिए अल्फा मैंने कितना ले लिया 50% ले लिया। आई की वैल्यू मुझे निकालनी है, एन की वैल्यू कितनी स्टार है टोटल, राइट? कितना आ गया जल्दी से बताइए? पॉइंट, ये क्या हो गया 0.5 इक्वल टू हो गया I-1/3, हाँ राइट? सर। तो हाँ 3 सर। इंटू 0.5 कितना हो गया 1.5 इक्वल टू I-1, तो I इक्वल टू कितना हो गया 2.5। क्या हुआ ये, हाँ ना? हाँ सर। तो आप ऐसे ट्रिक याद ना करें। अब यहाँ देखिए, ठीक है, हमें फार्मूला नहीं रटना है, कोई बात नहीं, मत रटो। आप डायरेक्ट कंसेप्ट पर आ जाओ। किस पर आ जाओ? डायरेक्ट कंसेप्ट पर आ जाओ। नहीं, अभी तो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, सर आपने 1 ही मोल क्यों लिए थे, मुझे तो 10 मोल लेना है। चल T इक्वल टू 0 पर 10 मोल ले ले, खुश। T इक्वल टू T पर कितना होगा 10 - 10 अल्फा। हाँ, ऐसे लिखेगा केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ कितना हो जाए 10n इंटू अल्फा, हाँ ना? हाँ सर। तो I इक्वल टू क्या होता है मोल बिफोर डिसोसिएशन, सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन 10 - 10 अल्फा प्लस 10n अल्फा बाय बिफोर डिसोसिएशन 10 थे। सब 10 से 10 कॉमन होकर के निपट गए, हाँ सर। तो बचा क्या 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। तो गुरु की बात मान लिया करो, मना करे गुरु तो मान लिया करो, कुछ तो होगा इसमें राज। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े, चलिए हम फार्मूला नहीं रटना है, मत रट। किसने बोला रट? ये देख ELCL3 इसमें आयोनाइज हो गया, तो हमेशा 1 से लेकर काम कर ले, काम हो जाएगा। ये मैंने 1 ले लिया, ये 0 0 हो गए। T इक्वल टू T पर ये हो गया 1 - अल्फा, ये हो गया अल्फा। यहाँ कितने अल्फा 3 अल्फा, 3 है ना? तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? स्टार्टिंग में लिए थे हमने 1, बने कितने 1 - अल्फा प्लस 3 अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 + 3 अल्फा। आई की वैल्यू आ गई, आके गई, यस सर। आ गई या आके गई? आ गई सर। आ गई, गुड। तो मुझे बताइए जो ऑब्जेक्ट मोलर मास है वो कितना हो सकता है, इसकी रेंज निकाल सकते हो डिसोसिएशन के लिए? अगर नॉर्मल मोलर मास वो मैं ले लेता हूं कितना Mn, ऑब्जेक्ट मोलर मास इसको ले लेता हूं मैं Mo। तो बताइए Mo की वैल्यू क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट मोलर मास की वैल्यू नॉर्मल मोलर मास से तो कम ही रहेगी, हाँ ना? अरे यार हद करते यार, नॉर्मल मोलर मास तो ज्यादा ही रहेगा। हे प्रभु, डिसोसिएशन में नॉर्मल रहेगा कि ऑब्जेक्ट ज्यादा रहेगा, यानी आफ्टर ज्यादा रहेगा कि बिफोर ज्यादा रहेगा? सर बिफोर ज्यादा रहेगा। बिफोर यानी नॉर्मल, हाँ सर। ऑब्जेक्ट मतलब आफ्टर। हाँ हाँ सर। सर। आप समझ गए? तो कम हो जाए। सर तो ऑब्जेक्ट कम हो जाएगा, यस। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितना कम हो सकता है? नॉर्मल डिवाइड बाय बांटा फैक्टर, हाँ सर। कितना हो सकता है? कब? डिसोसिएशन में। कब? डिसोसिएशन में, राइट? अब एक एसोसिएशन की भी इक्वेशन बना ले। एसोसिएशन में डिग्री ऑफ एसोसिएशन को मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे Na मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उससे कितने बन रहे हैं Na। अब किसी को समस्या तो नहीं कि इसमें बन लूँ कि ज्यादा लूँ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर 2A मिलकर के A2 बना रहे तो डाइमर, 3A मिलकर के A3 बना रहे ट्राइमर, 4A मिलकर के A4 बना रहे टेट्रामराइजेशन, एग्जाम्पल P4 इसका। डाइमराइजेशन का एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ये भी डाइमराइज होता है, फिनॉल ये भी डाइमराइज होता है। और 8A से क्या बना 8, ये ऑक्टामराइजेशन सल्फर में होता है, सेलेनियम में होता है, ठीक है ना? ऑक्टा एटॉमिक होता है। तो इनिशियल मैंने कितने ले लिए, चल ए ले लेता हूँ, तेरी खुशी। अब T इक्वल टू T पर मतलब आफ्टर में कितने बचेंगे बताइए? A माइनस कितने ए अल्फा, इतने यहाँ पर एसोसिएट हो गए, तो यहाँ पर कितने रहेंगे? यहाँ पर कितने रहेंगे जल्दी से बताएं? AN अल्फा। नहीं, क्या लिख दिया मैंने? हाँ सर। अरे यार इक्वेशन ही गलत लिख दी ना,
ए एन लिखना था, इसको ए एन, अच्छा हाँ इक्वेशन ही मैंने गलत लिख दी। तो ए अल्फा वाई एन, ए अल्फा वाई एन लिखना है। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा वाई एन डिवाइड बाय कितना, इनिशियल, यानी ए से कैंसिल हो गया, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था, लेकिन तुम लोग क्या है ना, मान नहीं रहे थे, राइट। तो अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई माइनस वन इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन माइनस एन माइनस वन। चाहो तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो फार्मूला थोड़ा सा कई बार भूल जाता हूँ, तो मैं तो कंसेप्ट से ही निपटाता हूँ इसको। ए बन गया, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एन क्या है, वेयर एन इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। यानी डाइमराइजेशन के लिए वैल्यू कितनी लेंगे हम, डाइमराइजेशन के लिए कितने लेंगे, 2 लेंगे। ट्राइमराइजेशन के लिए कितने लेंगे, 3 ले लेंगे। टेट्रामराइजेशन के लिए 4 ले लेंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक है, बस 1 मिनट की और। तो यहाँ नो पर सर। देखिए, तो यहाँ पर मुझे बताइए, जो नॉर्मल मोलर मास है, ऑब्जर्व मोलर मास है, ऑब्जर्व ज्यादा रहेगा कि नॉर्मल ज्यादा रहेगा? ऑब्जर्व ज्यादा रहेगा, और नॉर्मल मोलर मास कम रहेगा। कम रहेगा। ठीक है ना, ओके, ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। ये कंडीशन बनेगी, हाँ राइट? इतना क्लियर हो गया। तो इसकी आगे हाँ, कहानी हम क्या देखेंगे, वांट ऑफ फैक्टर में कल देखेंगे। यहाँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में वापस से मैं या वांट ऑफ फैक्टर को बताऊंगा, ठीक है ना, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से कैसे कोरिलेट करना है उसकी बात करेंगे हम। तो कल मिलते हैं, राइट?